हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आई हूँ। अगर आप जैसे अपने सुपर टेट एग्जाम के लिए सुपर टेट का सिलेबस देखेंगे तो हिस्ट्री के अंतर्गत आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। पहले तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको एक सुपर टेट एग्जाम के सिलेबस के बारे में एक वीडियो दिया था। उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया था कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्या नहीं पढ़ना। तो उससे मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि आपके सुपर टेट एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है, कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से टॉपिक हैं, इन टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था। जैसे आपको पता है कि भारत में अलग अलग यूरोपीय कंपनियां आई। उन यूरोपीय कंपनियों के आने का उद्देश्य क्या था। यूरोपीय कंपनियां जो आने का मुख्य उद्देश्य था व्यापार था, लेकिन जब इन्होंने भारत की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखा तो इनके मन में क्या हुआ, शासन करने की इच्छा का जन्म हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने अनेक अनेक षड्यंत्र किए, अलग अलग काम किए, कहीं पे मित्रता का संबंध किया, कहीं पे राज झड़प नीति, ऐसे करके धीरे धीरे क्या हुआ, भारत ने अपने शासन का आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब जब आधिपत्य स्थापित हो गया तो उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना का पनपने लगी। स्वतंत्रता के लिए अलग अलग संघर्ष हुए, जैसे अलग अलग विद्रोह हुए थे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, वेल्लोर विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह, कूका आंदोलन, 1857 का विद्रोह, ऐसे अलग अलग विद्रोह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके पश्चात आप जैसे आप मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं था कि सारे विद्रोह हिंसात्मक तरीके से ही हो रहे हैं, कि सारे जितने बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं क्रांतिकारी ही कर रहे हैं। बहुत सारे विद्रोह कैसे अहिंसात्मक तरीके थे, शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे अलग अलग संस्थाएं आई, अलग अलग व्यक्ति आए। तो आज की वीडियो में हम उन सब के बारे में देखेंगे। अगर आपको इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे सुपर टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम या अदर टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आपको सारे वीडियो के रेगुलर पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जैसे ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, महादेव गोविंद रानडे, ये अलग अलग प्रमुख जो नेता हुए। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसी हुई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। जैसे आपने पढ़ा था कि विद्रोह हुए, इसके अलावा भी क्या हुए, तो कुछ धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए थे। अब धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए क्यों, पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। धार्मिक जैसे हमारे धर्म में कुछ व्याप्त कुरीतियाँ थी उनके लिए, या हमारे समाज की कुरीतियाँ थी, उन सबको समाप्त करने के लिए धीरे धीरे क्या हुए थे, आंदोलन। जैसे बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह नहीं किया जाता था, ऐसे अलग अलग कुरीतियाँ थी। इन सब कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अलग अलग संस्थाएं आई या अलग अलग व्यक्ति आए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था। तो ब्रह्म समाज का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वर्धमान जिले में हुआ था। तो इनकी मृत्यु राजा राम मोहन राय की कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। अब राजा राम मोहन राय से संबंधित एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बारे में शायद आपने मुगल वंश में पढ़ा होगा। अगर आपने मिडवल हिस्ट्री को पढ़ा है तो मुगल वंश में पढ़ा होगा। जैसे एक अकबर है जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, वो तो सिर्फ अकबर है। लेकिन उसके पश्चात भी एक शासक आता है, जब उत्तर मुगल कालीन के सम्राट पढ़ते हैं तो उसमें एक शासक था अकबर द्वितीय। एक्चुअली क्या हुआ था, अकबर द्वितीय की क्या कर दी गई थी, पेंशन रुक गई थी, इसलिए उन्होंने किसको, राजा राम मोहन राय को भेजा।
तब इनका नाम क्या था, केवल राम मोहन राय था। तब इन्होंने उनको पेंशन के लिए भेजा। जब इन्होंने पेंशन की समस्या दूर करवा दी तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। तो आपसे पूछ सकते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल वंश के शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजा राम मोहन राय से संबंधित एक और पॉइंट याद रखना, राजा राम मोहन राय को भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। किसको, राजा राम मोहन राय को। ये कुछ उपाधियां हैं जो इन्हें याद रखिएगा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं, नवीन युग का पैगंबर। नवीन युग का पैगंबर किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ने 1814 में एक सभा का गठन किया था। कौन सी सभा थी, आत्मीय सभा का। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1817 में क्या किया था, कोलकाता में क्या किया था, एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में ऐसे दे सकते हैं कि इनमें मैच करिए कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जैसा ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ रहे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1828 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। और राजा राम मोहन ने क्या किया था, सती प्रथा के विरुद्ध बहुत ही प्रयास किए थे। जैसे पहले क्या होता था, हमारे धार्मिक नीतियों में क्या होता था, किसी भी स्त्री का अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो क्या होती थी, उसके साथ सती हो जाती थी। इसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया और काफ़ी विरोध के पश्चात क्या हुआ, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब बना, तो 1829 में। और किसके प्रयासों से बना था, तो किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये ब्रह्म समाज व राजा राम मोहन राय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसमें हम क्या करें, हर टॉपिक के सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ही पढ़ने चाहिए। इससे एक तो आपको कम पढ़ना पड़ता है और बाकी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। इस तरह से आप इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, इनके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यंग बंग आंदोलन। जिससे ब्रह्म समाज एक संस्था थी जिसने क्या किया, धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबंधित। उसी तरह से एक आपका क्या हुआ था, यंग बंग आंदोलन हुआ था। तो कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यंग बंग आंदोलन के अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो हेनरी डेरोजियो को। किसको बोलते हैं, हेनरी डेरोजियो को यंग बंग आंदोलन के अग्रदूत कहा जाता है। अब हेनरी डेरोजियो की एक उपाधि है, कौन सी उपाधि, आधुनिक युग का प्रथम कवि। अगर पूछता है कभी आपसे आधुनिक युग का प्रथम कवि किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, हेनरी डेरोजियो कहते हैं। बस इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम का लेवल होता है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कई बार होता है कि आप पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आधुनिक युग का प्रथम कवि किसको कहते हैं, हेनरी डेरोजियो को कहते हैं। अब अगले हम पढ़ लेते हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना ने की थी। अगर आपसे पूछते हैं ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। और कब की थी, 1808 में। 1808 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने। और केशव चंद्र के सेन के प्रयासों से क्या हुआ था, 1874 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। तो कई बार पूछ सकते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, तो 1874 में आया था। किसके प्रयासों से आया था, किसके प्रयास से आया था, केशव चंद्र सेन के प्रयास से आया था, क्या, नेटिव मैरिज एक्ट। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज में ज्योतिबा फुले का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे पूछ सकते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। कब की थी, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, नारी उत्थान अछूत उद्धार में जो किया था महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किसका, ज्योतिबा फुले। नारियों के उत्थान, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करना, स्त्री के अन्य जो बहुत सारे, जैसे आपको पता है उस टाइम पे स्त्रियों का बहुत शोषण हो रहा था, स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इन सब के लिए ज्योतिबा फुले ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने, ज्योतिबा फुले ने। और अछूत उद्धार में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, किसका, ज्योतिबा फुले का।
ज्योतिबा फुले की कुछ रचनाएं आपको पता होनी चाहिए थी। कई बार क्या होता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले की कौन कौन सी रचनाएं, जैसे पहले इनकी कौन सी दीन बंधु, गुलामगिरी, इशारा, ये सब क्या ज्योतिबा फुले की प्रमुख रचनाएं हैं। इशारा ज्योतिबा फुले की एक ऐसी रचना है जिसमें ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी। जैसे क्या हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। आपको पता है अभी आगे आप पढ़ेंगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। अब कांग्रेस क्या कर रही थी, अपने तरीके से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए उसकी कुछ नीतियों की क्या किया था, ज्योतिबा फुले ने अपनी एक रचना थी इशारा, उसमें क्या किया था, कांग्रेस की कुछ नीतियों की आलोचना की थी। किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले की कौन सी रचना है जिसमें इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की थी। तो कौन सी रचना है, इशारा में की थी। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ लेते हैं पंडिता रमाबाई के बारे में। पंडिता रमाबाई का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। ये याद रखना है, जिसे आप एक सिर्फ पढ़ते हैं आर्य समाज की, लेकिन अगर पूछेगा महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, महिला आर्य समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा में विशेष योगदान दिया, स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की तथा दो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करवाई थी। कौन कौन सी, शारदा सदन व मुक्ति, ये दो शैक्षणिक संस्थाएं थी जिनकी स्थापना कराई थी। किसने, पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई ने किसकी स्थापना की थी, पहले आपको पता होना चाहिए, महिला आर्य समाज की। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था और दो शैक्षणिक संस्थाएं थी, उनका क्या नाम था, शारदा सदन व मुक्ति। इन दोनों शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना किसने करवाई थी, पंडिता रमाबाई ने। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। महादेव गोविंद रानाडे को क्या बोलते हैं, इनकी उपाधि है महाराष्ट्र का सुकरात। कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोलते हैं, तो महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोलते हैं, महादेव गोविंद रानाडे को। इन्हें क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इनके क्या प्रमुख योगदान रहे हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का क्या बोलते हैं, सुकरात भी कहते हैं, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना करवाई थी। तो अगर पूछ सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने करवाई थी, तो किसने कराई थी, महादेव गोविंद रानाडे ने करवाई थी। और महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन प्रारंभ किया था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महादेव गोविंद रानाडे समय, पहले इन्हें बोलते क्या है, तो महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। और विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने करवाई थी, महादेव गोविंद रानाडे ने। और इन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन भी प्रारंभ करवाया था। किसने, महादेव गोविंद रानाडे ने। अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं आर्य समाज के बारे में, क्योंकि ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं और कई बार क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और किसने करवाई। तो आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, तो आपकी मुंबई में हुई थी। और किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। इसको याद रखना, कई बार पूछ सकते हैं कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह आंदोलन क्यों चलाया था, जो गैर हिंदू थे उन्हें हिंदू धर्म में प्रवेश कराने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन का नाम दिया था, शुद्धि आंदोलन। जैसे उस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत सारे हिंदू ने भी क्या कर रहे थे, अपना धर्म परावर्तित कर रहे थे, बहुत सारे ईसाई बन रहे थे, जैसे कुछ प्रलोभन दिए जा रहे थे ईसाई बनने पे, इसलिए उन्होंने क्या चलाया, एक शुद्धि आंदोलन। उन्होंने कहा कि जो गैर हिंदू है या जो हिंदू क्या हो गए, दूसरे धर्म में चले गए हैं, अगर वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन। तो कई बार पूछ सकते हैं शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे था, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना करवाई थी, आर्य समाज की स्थापना। अब कई बार पूछ सकते हैं दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर। और इनकी एक फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कौन से, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रमुख पुस्तक है, तो किसकी, दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक है। कौन सी, आपकी सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है,
क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि अगर हम किसी व्यक्ति को शिक्षित कर देंगे तो वो अपना जीवन स्तर के साथ साथ क्या करेगा, अपने परिवार के भी जीवन स्तर को सुधार सकता है, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधर सकती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, सर्वाधिक योगदान किस पे दिया था, शिक्षा के क्षेत्र पर दिया था। ठीक है, अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और कब की थी? 1897 में कोलकाता में की थी। अब विवेकानंद का मूल नाम क्या था, अगर आपको पता हो, पूछ सकता है, तो इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में हुआ था। किसका? विवेकानंद का। और विवेकानंद ने क्या किया था, अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे ही क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। तो पूछ सकते हैं स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इस पॉइंट को भी याद रखना। जैसे विवेकानंद का आपको मूल नाम पता है, और विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था? गजाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? मूल नाम गजाधर चट्टोपाध्याय। तो कई बार क्या होता है, ऐसे फेमस लोगों के आपको मूल नाम याद रखने चाहिए। जैसे मैंने आपको जब 1857 का विद्रोह वाला वीडियो पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको तात्या टोपे के मूल नाम बताया था, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, ऐसे अलग अलग थे, उन सब के मूल नाम के बारे में आपको बताया था, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब स्वामी विवेकानंद ने एक सर्वधर्म सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ था? शिकागो में, उसमें भाग लिया था। तो पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन से? सर्वधर्म सम्मेलन में। और सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? शिकागो में। और कब हुआ था? तो 1893 में। और भाग किसने लिया था? भारत से स्वामी विवेकानंद ने। वहाँ पे इसमें इन्होंने किस पे व्याख्या की थी? तो शून्य पर व्याख्या दी थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, मैं समाजवादी हूँ, पाश्चात्य प्रयास, राजयोग, कर्मयोग, ये सब क्या? विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें हैं। इन सबको याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, एग्जाम में बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आयरलैंड की जो एक सिस्टर निवेदिता थी, ये विवेकानंद की विदेशी शिष्या थी। जैसे विवेकानंद के अलग अलग शिष्याएं थी, उसमें एक विदेशी शिष्या के रूप में आयरलैंड की सिस्टर निवेदिता का बहुत नाम आता है कि इनकी क्या थी? एक प्रमुख विदेशी शिष्या थी। कौन? सिस्टर निवेदिता। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। जैसे अलग अलग सोसाइटी आपने पढ़ी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, महिला आर्य समाज, इसी तरह से क्या हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कब हुआ या किसके द्वारा हुआ? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन 1875 में मैडम ब्लावस्की व कर्नल अल्कार के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? मैडम ब्लावस्की व कर्नल अल्कार के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हुआ था। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे खोला गया था? तो मद्रास के अडयार में। देखिए इसका गठन कहाँ पे हुआ था? तो इसका गठन आपका कहाँ पे हुआ था? कर्नल अल्कार के द्वारा हुआ। लेकिन इसका मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया गया? तो मद्रास के अडयार में खोला गया था। और देखिए भारत में इसका किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अगर आपसे पूछते हैं कि वैसे इनका गठन किसके द्वारा हुआ? मैडम ब्लावस्की व कर्नल अल्कार के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी गठन में भी किसका नाम लगा देते? एनी बेसेंट का। जबकि एनी बेसेंट ने क्या किया था? इसका गठन नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ क्या किया था? भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। इसका गठन किसके द्वारा हुआ था? 1875 में मैडम ब्लावस्की व कर्नल अल्कार के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन हुआ था। अब चलिए हम प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान है, पंडिता रमाबाई है, ये सब प्रमुख व्यक्ति, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। इनकी एक प्रमुख पत्रिका थी, कौन सी? तहजीब उल अखलाक। ये क्या थी? सर सैयद अहमद खान की एक प्रमुख पत्रिका थी। इस पॉइंट को याद रखना है। इसमें क्या करते थे? बहुत सारे विचारों की एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम क्या था? तहजीब उल अखलाक।
तो कई बार ऐसे पूछ सकता है तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका थी, तो किसकी थी, सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कौन सा किया था, अलीगढ़ आंदोलन। और सर सैयद अहमद खान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी का भी गठन किया था, तो पूछ सकता है कि साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान ने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी। ये सारे प्रमुख पॉइंट हैं आप जो आपको याद रखने हैं। और इसका जो मोमडन जो स्थापना की थी किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने किसकी की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका वर्तमान में नाम क्या है, जिससे आपको पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी, लेकिन किस नाम से की थी इसको भी याद रखना है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना की थी, जिसका वर्तमान में क्या नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और प्रार्थना समाज की स्थापना, जैसे कई बार पूछ सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और जैसे कि आपको शारदा एक्ट आता है, शारदा एक्ट किसके प्रयासों से आया था, कब आया था, तो 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित हुआ था। तो कई बार पूछ सकते हैं कि जो शारदा एक्ट पारित हुआ था, जिससे आप सबने शारदा एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो शारदा एक्ट किसके प्रयासों से पारित हुआ था, यह कब पारित हुआ था, तो हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसीलिए उनके नाम पे किसका नाम क्या रखा गया था, शारदा एक्ट। और ये कब आया था आपका, 1930 में आया था। जैसे तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी क्या थी, देवेंद्र नाथ टैगोर की एक प्रमुख पत्रिका थी, क्या, तत्वबोधिनी। इस तरह से आपके क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय जो सामाजिक आंदोलन हुए या कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, धर्म में समाज में जो प्रमुख क्या थी, रूढ़ियाँ थी या अलग अलग चीज़ें थी, कुरीतियाँ थी, उन सब के लिए इन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया या अलग अलग सोसाइटी गठन किया या अलग अलग पत्रिकाओं को निकाला। इस तरह से क्या हुआ, जैसे आपने समझा कि कुछ विद्रोह हुए, कुछ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी हुए। इसी तरह से धीरे धीरे क्या होता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो रहा था। अब क्या हो गया आपका 1885 में क्या हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो सबसे पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था भारतीय संघ। इस पॉइंट को याद रखना है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम नहीं रखा गया था कि इसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तब इसका नाम क्या था, भारतीय संघ के नाम से 1885 में स्थापना की गई। लेकिन फिर इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने सलाह दिया कि इसका नाम क्या रख दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पे इसका नाम क्या रख दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इस पॉइंट को याद रखना। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, लेकिन इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। मुंबई में कहाँ पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वी.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी, वी.सी. बनर्जी ने। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जैसे कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन हुए, इनकी अध्यक्षता किसने की थी, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे आपका राष्ट्रगान हुआ था, तो पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इस पॉइंट को याद रखना। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसके संबंध में क्या हुआ था, अलग अलग लोगों ने मत दिए थे। जैसे मैंने आपको 1857 का विद्रोह बताया था, तो मैंने आपको बताया था ना, इस विद्रोह के बारे में अलग अलग मत थे। डिजरेली ने कुछ और बोला, वी.डी. सावरकर ने कुछ और बोला, ऐसे अलग अलग मत थे। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में भी लोगों के अलग अलग मत थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के संबंध में ये मत किसने दिया था,
जैसे लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या बोला, कहा कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने बोला था, आपके लॉर्ड डफरिन ने। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने क्या बोला था, लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने बोला था कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने बोला। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस एक मेंढक की तरह टरटराने वाली संस्था है। ये किसने बोला था, आपके बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के संबंध में। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस एक याचना संस्था है। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या बोला, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। ये किसने बोला था, अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस के संबंध में लाला लाजपत राय ने क्या किया था, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछते तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था, तो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। या आपने प्रमुख पढ़े कि सिद्धांत किसने दिया, या कांग्रेस की स्थापना के संबंध के प्रमुख मत कौन कौन से थे, या भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन में प्रमुख आंदोलन कौन से हुए, प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से जिनकी प्रमुख भूमिका रही, उन सब के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन जरूर करते रहिए। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, हमारे चैनल पर आने वाले और दूसरे वीडियो जो टीचिंग एग्जाम के लिए आ रहे हैं उन सबको नहीं देखा, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके उन सारे वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लिए और रेगुलर वे पर रिवीजन करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।